फिजियोलॉजी फॉर सेमेस्टर फर्स्ट स्टूडेंट। आई एम मोहम्मद मुआज और आज हम डिस्कस करेंगे वीक थर्ड ऑफ KMU कोर्स ग्रेड फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एनाटॉमी फिजियोलॉजी का सिलेबस। पहले दो लेक्चर में हमने वीक फर्स्ट और वीक सेकंड के जो कोर्स है वो आपको पढ़ाया हुआ है, बेसिक है वो आपने ज़रूर पढ़ना है। आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट को, एनाटॉमी फिजियोलॉजी प्लेलिस्ट को। आज हम पढ़ेंगे थर्ड वीक के कोर्स कंटेंट को। थर्ड वीक का जो टाइटल है वो है होमोस्टेसिस एंड एडाप्टेशन। तो आज हमने इसको पढ़ना है। ये जो येलो बॉक्सेस में दी हुई है ये आपकी जो है C1 C2 C3, ये इसका मतलब है कॉग्निशन। अगर आपसे पूछा जाए कि होमोस्टेसिस क्या है तो आपके कॉग्निशन में आपके ब्रेन को ये पता होना चाहिए। कॉग्निशन किसे कहते हैं? ब्रेन को पता होना कि आपका ब्रेन अवेयर हो कि होमोस्टेसिस क्या है। तो इंशाल्लाह आज हम इसके कॉग्निशन डेवलप करेंगे। और ये जो पिंक में दिया हुआ है ये है स्टेजिंग, ये आपसे ऑस्ट्री में फिर पूछा जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, होम्योस्टेसिस। तो इसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव, आपने होम्योस्टेसिस को डिफाइन करना है कि होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन क्या है, फिर कौन से फैक्टर है जो होम्योस्टेसिस को चेंज करते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म, और फीडबैक मैकेनिज्म होम्योस्टेसिस को बरकरार कैसे रखता है, वो आपने सब पढ़ना है। तो मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। बेसिकली होम्योस्टेसिस ये टू वर्ड है, एक है होम और एक है स्टेट। तो होम कहते हैं हम घर को। आप ऐसे, वैसे इसका मतलब घर नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि होम कहते हैं, आप समझ लें कि इसका मतलब है घर। तो घर में हमारे क्या है, एक सेम स्टेट है, एक ऐसी कंडीशन है जो आइडियल कंडीशन है। उसमें कोई शोर शराबा नहीं है, उसमें आप सेफ फील करते हैं, आपके खाने का टाइम है, आपके सोने के टाइम है, आपका सोने की जगह है, सब क्या है, मैनेज है। और एक कांस्टेंट चीज़ कांस्टेंट है, तो इसे हम कहते हैं होम। और होम में अगर ये चीज़ें चेंज ना हो तो इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी भी हमारे एक घर है, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल हमारी बॉडी में क्या क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या है, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है। अब ये इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये चेंज ना हो। बाहर कुछ भी हो, बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो, कम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर यही रहे। इसके लिए इस बॉडी की इस एबिलिटी को कि टेम्परेचर यहाँ से चेंज ना हो, हमारा पीएच 7.4 है, ब्लड का पीएच वो 7.4 से चेंज ना हो, हमारी बॉडी में पेन नहीं है, नॉर्मली पेन नहीं है, तो पेन ना आ जाए। रिस्पायरेशन का रेट हमारे पास 16 टाइम पर मिनट रिस्पायरेटरी रेट है, तो ये रहे। हार्ट रेट 72 टाइम पर मिनट है, ये इस तरह रहे। ये बॉडी की इंटरनल कंडीशन है। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी जो जद्दोजहद करते हैं, जो कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस सिंपली आप इस तरह डिफाइन करेंगे कि द बॉडी, इन द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इस इंटरनल एनवायरनमेंट। आपसे पूछे इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तो आपने कहते हैं टेम्परेचर की जो हालत है, पीएच है, रिस्पायरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है वगैरह, इसको हम कहते हैं इंटरनल कंडीशन। और इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने का नाम है होम्योस्टेसिस। तो आज चले पढ़ते हैं। द टर्म होम्योस्टेसिस इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, होम विच मीन सेम एंड स्टेट मीन कंडीशन। तो आपकी बॉडी में जो कंडीशन सेम रहती है, सेम मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर 98.6, रिस्पायरेटरी रेट 16 टाइम पर मिनट, एंड आपका हार्ट रेट 72, आपका ब्लड प्रेशर 120/80, ये रहना चाहिए। इसको हम कहते हैं सेम कंडीशन। तो हम इसी का ही नाम है। यह डिफिनीशन की तरफ आप गौर करें। द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट विद इन नैरो रेंज। नैरो रेंज का मतलब है कि आप थोड़ा से भी इसको आप मामूली चेंज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। 98.6 है तो ये 98.6 रहे, ये 100 की तरफ नहीं चला जाए, तो बहुत थोड़ा ही डिफरेंस है। आप इसको इस नैरो रेंज में क्या करेंगे, रखेंगे। तो द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो रेंज इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। मेंटेनेंस कैसे कहते हैं? बरकरार रखना, कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बरकरार रखें। अच्छा, वो कौन से फैक्टर है जो होम्योस्टेसिस को इफेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर 98 है, वो कौन सा कंडीशन है जो 98 से टेम्परेचर 100 तक चला जाए? आपके पास डिजीज है। डिजीज किसे कहते हैं? ये भी दो लफ्ज है, डिस और ईज। ईज कहते हैं आराम को और डिस कहते हैं नहीं, डिस ईज। अगर आप आराम में नहीं है तो आप क्या है, आप डिजीज में है। अच्छा, तो डिजीज क्या है? आपको आराम नहीं है, दो लफ्ज की कॉम्बिनेशन है। कोई बैक्टीरिया पैथोजन ने आपके बॉडी पर अटैक किया है, तो
हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है, पेन आता है, टेम्परेचर आता है, स्वेलिंग आती है, रेडनेस आती है। तो ये क्या है? ये बेसिकली होम्योस्टेसिस बॉडी का जो इंटरनल कंडीशन है, उसमें ये पैथोजन की गुंजाइश नहीं है। तो इस पैथोजन को ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स जनरेट करती है? होम्योस्टेसिस का रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अगर आप स्ट्रेस है, तो आप होम्योस्टेसिस को क्या कर रहे हैं? उसको चेंज कर रहे हैं। लाइफ़स्टाइल आपका ठीक नहीं है, आप रात को देर का 2-3 बजे तक आप बैठे मोबाइल में, और या आप खाना खा रहे हैं रात देर तक, तो आप होम्योस्टेसिस को बिगाड़ रहे हैं। इंजरी है, डिहाइड्रेशन है, जेनेटिक फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आपके खानदान में शुगर की बीमारी है, आपको डायबिटिस मेलिटस की बीमारी है खानदान में, तो आपका पेंक्रियास वीक है और आप फिर भी शुगर खा रहे हैं, तो आप अपनी जेनेटिक फैक्टर को एक्सपोज कर रहे हैं। आपकी जो जीन्स है, वो एक वक्त 40 के बाद वो इंसुलिन बनाने से इंसुलिन नहीं बना सकता, और आप फिर भी एक्सपोज कर रहे हैं, तो जेनेटिक फैक्टर भी आपके हेमोस्टेसिस को क्या करेगा? वो नुकसान पहुंचाएगा। हमारे पास नॉर्मल शुगर का लेवल होना चाहिए 120 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो अगर आपके जेनेटिक फैक्टर वीक है, तो ये फिर क्या चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, 200 तक चला जाएगा, तो होम्योस्टेसिस तो फिर नहीं रहा। आउटसाइड टेम्परेचर भी हमारे बॉडी की होम्योस्टेसिस को चेंज कर सकता है। डिस्कस किया कि बॉडी होमोस्टेसिस कंडीशन में रहती है, तो की होमोस्टेसिस कंडीशन जो 98.6 डिग्री टेम्परेचर है, 15 to 16 हार्ट जो रिस्पायरेटरी रेट है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है? फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज के दौरान आपका बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ जाए, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मेटोकार्डिया ओवर वर्क करेगा। हमारी बॉडी में टेम्परेचर कौन जनरेट करता है? मेटोकार्डिया ही जनरेट करता है। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अभी टेम्परेचर 98 से तो बढ़ गया, अब ये होम्योस्टेसिस तो नहीं है, तो इसके लिए बॉडी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। क्या बॉडी करती है? स्वेटिंग। बॉडी क्या करती है? स्वेटिंग। और इस स्वेटिंग के रिजल्ट में, इस पसीने के रिजल्ट में क्या हो जाता है? टेम्परेचर हमारा नॉर्मल हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो ये क्या मैकेनिज्म है? इसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। कहाँ से स्टार्ट हुआ? हमारी बॉडी में थर्मो रिसेप्टर जो है, उसने टेम्परेचर को सेंस किया। टेम्परेचर सेंस किया, उसने मैसेज भिजवाया कहाँ? ब्रेन को। ब्रेन में कहाँ पर? ब्रेन में हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा टेम्परेचर का जो है, वो है रिजर्व टेम्परेचर का थर्मोस्टेट। टेम्परेचर रेगुलेटर हमारा कौन है? हाइपोथैलेमस। थर्मोस्टेट किसे कहते हैं? जो इस्त्री में लगा होता है, उससे टेम्परेचर जो बढ़ाते हैं और कम करते हैं, उसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं। तो हमारी बॉडी का हाइपोथैलेमस है, वो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। तो उसने सेंस किया कि टेम्परेचर रिसेप्टर ने सेंस किया कि टेम्परेचर हाई है। उसने मैसेज भिजवाया हाइपोथैलेमस को, जो ब्रेन का पार्ट है, और हाइपोथैलेमस ने क्या किया? स्वेटिंग स्टार्ट कर दी। तो इस मैकेनिज्म के रिजल्ट में क्या होगा? टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो हमारे पास जो होम्योस्टेसिस की कंडीशन है, वो बरकरार रही। तो डिफिनेशन को देखते हैं, द पाथवे मोस्ट कॉमनली रिटर्न द बॉडी टू होम्योस्टेसिस। वो मैकेनिज्म जिससे हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में रहती है, उसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें आपने पढ़ा, इसमें कितने पार्ट्स थे? पहले स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था? यानी चेंज। चेंज क्या हुआ? इंटरनल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है, वो बढ़ गया, ये चेंज है। इसको सेंस किया रिसेप्टर ने। टेम्परेचर है, तो कौन सा रिसेप्टर है? थर्मो रिसेप्टर है। इंशाल्लाह रिसेप्टर आपके सेकंड सेमेस्टर का पार्ट है, नर्वस सिस्टम का, वहाँ पढ़ेंगे। अब ये ध्यान में रखें कि फीडबैक की जो कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस को डायरेक्ट करता है रिसेप्टर। रिसेप्टर अपना मैसेज भिजवाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। तो यहाँ पर टेम्परेचर है, तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस वो पार्ट है, जहाँ पर जिसको पता है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस फिर रिस्पांस जनरेट करेगा और वो इफेक्टर पे एक्ट करेगा। यहाँ पर इफेक्टर कौन है? इफेक्टर यहाँ पर दो चीज़ें हैं। मसल है बेसिकली। एक मसल है जो ब्लड वेसल में है। ये अगर आपका ब्लड वेसल है, तो इसके वाल में मसल होते हैं। तो वो मसल को क्या करेगा? वो रिलैक्स कर देगा, तो इसका जो ल्यूमन है वो बढ़ जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी ब्लड वेसल से। तो पहले तो ये मसल पे एक्ट करता है। हाइपोथैलेमस मसल को, ब्लड वेसल के मसल को भिजवाता है मैसेज, और वेजो डायलेशन काज करता है। जब वेजो डायलेशन होगी, आपका जो शरीयान है वो खुलेगी, आर्टरी वेन खुलेगी, तो उससे हीट लॉस होगा, तो आपका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा? इसके रिजल्ट में डाउन होगा। और दूसरी, हमारी स्किन में मसल है इरेक्टर पायलोरे। इरेक्टर पायलोरे, इंशाल्लाह ये मसल और ये वगैरह आप पढ़ेंगे आगे। अभी इसका इतना फिक्र ना करें, आप सिर्फ ये कंपोनेंट्स याद रखिए कि पहले स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंट्रल सिस्टम, इफेक्टर में मसल। तो इस मसल के यह काम है कि ये जब डायलेट होती है, तो ये जो हेयर, जो स्किन पर आपका हेयर है, उसकी
जो होल है उसको ओपन करती है और हमारा जो स्वेट है, जो पसीना है, वो बाहर निकलता है और टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। अगर आप यहाँ देखें पिछला टेम्परेचर क्या था, बढ़ा हुआ था, स्टिमुलस ये था। अब इस स्टिमुलस में टेम्परेचर ज़्यादा है और इफेक्ट में टेम्परेचर क्या हो गया है, कम हो गया है। और बीच में ये है बॉडी का रिस्पॉन्स, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो आगे डिस्कस करते हैं इससे क्या हुआ। पहले स्टिमुलस आता है। स्टिमुलस मैंने आपको बताया एनी चेंज इन द होम्योस्टेसिस कंडीशन, आपका टेम्परेचर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोई भी चीज़ हो। फिर रिसेप्टर इसको रिसेप्ट करता है। आपकी मेरे आपको टेम्परेचर का रिसेप्टर थर्मो रिसेप्टर है, आपके ब्लड प्रेशर का रिसेप्टर कैरोटिड बॉडीज है, इंशाल्लाह सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। आपकी मुख्तलिफ रिसेप्टर है, ये आप गाहे बगाहे सीखते जाएंगे। रिसेप्टर ने ये मैसेज भिजवाया कंट्रोल सेंटर को। टेम्परेचर में कंट्रोल सेंटर कौन सा है, हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन का पार्ट है। अगर आप रिस्पायरेटरी रेट और हार्ट रेट का देखो तो वो मेडुला ऑब्लांगेटा है, उसमें ये कंट्रोल सेंटर्स पड़े हुए हैं। कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को मैसेज भिजवाया। इफेक्टर दो ऑर्गन है, या कोई ग्लैंड है या मसल है। मसल के भी फिर 3 टाइप्स है, लेकिन ये कोई भी मसल हो सकता है, और या ग्लैंड को। मसल को ये क्या करेगा, या रिलैक्स करेगा या कंट्रैक्ट करेगा, और ग्लैंड से ये क्या रिलीज करेगा, हार्मोन। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बीपी क्या है, बीपी अभी लो हो गया है, इंशाल्लाह सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट है। बीपी लो हो गया है तो हमारी किडनी एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसे कहते हैं रिनिन। ये रिनिन क्या है, ये रिनिन एक मैकेनिज्म चलाती है जिसे हम कहते हैं रास मैकेनिज्म। इसके आपने फिक्र नहीं करनी, ये हमने सर्कुलेशन में पढ़ना है, लेकिन आपको वैसे ही हार्मोन का रोल बताता हूँ कि अगर ब्लड प्रेशर कम है तो हमारी किडनी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं रिनिन, RENIN। ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ब्लड प्रेशर हमारा क्या है, होमोसिस कंडीशन में 120/80 होना चाहिए। तो 120/80 अगर इससे कम है तो वो कौन बढ़ाएगा, वो बढ़ाएगा आपका ये हार्मोन। तो इस हार्मोन के जरिए हमारा ब्लड प्रेशर होमोस्टेसिस कंडीशन रेगुलेट होती है। तो इस तरह मसल और हार्मोन का मैंने आपको रोल बता दिया। अब होम्योस्टेसिस को फीडबैक मैकेनिज्म दो किस्म की है, या नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। आपने देखना होता है अगर स्टिमुलस है टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पर क्या हुआ, रिस्पांस जनरेट हुआ। टेम्परेचर बढ़ा हुआ था तो वेजो क्या होगा, डायलेट, ब्लड वेसल डायलेट हुआ तो उससे जो हीट है वो बाहर निकल गई, तो टेम्परेचर इसके रिजल्ट में क्या हो गया, कम हो गया। आप देखें इन दो एरो को, इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर का कम होना, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। तो स्टिमुलस और इफेक्ट जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि स्टिमुलस जो है उसने क्या किया, इफेक्ट को कम कर दिया, मास्क कर दिया। तो द हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म दैट अपोज द रेजिस्टेंस इन द इंटरनल कंडीशन। इंटरनल कंडीशन टेम्परेचर हाई था, अब क्या हो गया, कम हो गया। इसके दरमियान जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया उसका हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक लूप या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म या पॉजिटिव फीडबैक लूप क्या है। अगर आपका जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस और इफेक्टर एक ही डायरेक्शन में बढ़े। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ से आप यहाँ देखें कि फॉर एग्जांपल ये बेबी के बर्थ हो रही है, ड्यूरिंग बेबी बर्थ, ये आप यह क्या है, ये सर्विक्स है। अगर बेबी का सर सर्विक्स पर लगता है तो ये सेंसरी रिसेप्टर बेसिस भिजवाते हैं ब्रेन को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन जब बढ़ता है तो वो क्या करता है, यूटेरस में कंट्रैक्शन इंक्रीज कर देता है और बेबी की बर्थ ईजी हो जाती है। तो जितना ही सर लगेगा उतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और उतना ही यूटेराइन कंट्रैक्शन इंक्रीज होगी। अगर आप देखें तो ये सारे एक ही डायरेक्शन में है। सेंसर रिसेप्टर ने रिसेप्ट किया, रिसेप्टर, फिर ऑक्सीटोसिन का रिलीज होना, और फिर यूट्राइन कंट्रैक्शन होना, तमाम एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक के सिर्फ 3 एग्जांपल आपने जहन में रखते हैं, बाकी तमाम जो है वो नेगेटिव फीडबैक में आते हैं। एक आपने याद रखना है कि जब लेबर पेन हो और बेबी बर्थ, लेबर पेन, लेबर रूम आपने सुना होगा, लेबर पेन और बेबी डिलीवरी के टाइम पॉजिटिव फीडबैक होता है, जो ऑक्सीटोसिन साइकिल से हम कहते हैं। दूसरा आपने याद रखना है, दूसरा जब ब्लड क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, अगर आपका ये ब्लड वेसल है और यहाँ पर ये रप्चर हो जाए, तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ये 12 एंजाइम है, वो आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्लॉट बनाते हैं और इसको बंद करते हैं। तो जब पहला एंजाइम आता है वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, पांचवें को, छठे को, इस तरह ये एक साइकिल चलता है, कैस्केड चलता है। इसको, इस साइकिल को हम कहते हैं कैस्केड। जब एक दूसरे को एक्टिवेट करता है इस तरह एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी किस चीज़ की एग्जाम्पल है, पॉजिटिव फीडबैक की एग्जाम्पल है। ठीक है। और थर्ड आपने याद रखना है
कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाए, बेसिकली आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम रिस्पायरेटरी रेट क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, रिस्पायरेशन क्या हो जाती है, बढ़ा दी जाती है। अगर आप एक ऐसे कमरे में है जहाँ गैस खुली रह जाए रात को, या पेशेंट ऐसे कमरे में है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, बाहर कमरे में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। आपकी बॉडी को क्या रिक्वायर है, ऑक्सीजन। तो बॉडी क्या कर देगा, रिस्पायरेटरी रूट को तेज कर देगा कि वो ऑक्सीजन ले ले, लेकिन बाहर एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है ही नहीं। इस वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता जाएगा। क्या होगा, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बाहर भी जा जाती और ब्रीथिंग, जब वो ब्रीथ इन कर रहा था तो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन कर रहा था और उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रहा है, इस तरह रिस्पायरेटरी रेट भी बढ़ रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ये भी पॉजिटिव फीडबैक की वजह से इस बंदे की डेथ हो जाएगी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाउ पॉजिटिव फीडबैक इज डेंजरस, तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देनी है। ठीक है। अच्छा, आपको जस्ट इससे गो थ्रू करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, टेम्परेचर का बताया है उन्होंने, मैंने आपको एग्जांपल से ज़रिए समझा दिया है। नेगेटिव फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट, ये फिर हार्मोनल रेगुलेशन में मजीद आएगा। आपको जस्ट रोल और होमोस्टेसिस में आपको बता दिया कि होमोस्टेसिस का फंक्शन क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो एंजाइम है वो वर्क करते हैं एक नेरो रेंज पर, टेम्परेचर के एक नेरो रेंज पर हमारी बॉडी के एंजाइम वर्क करते हैं। वो टेम्परेचर कितना है, वो टेम्परेचर है 36 टू 37 डिग्री से, हमारे एंजाइम को ये टेम्परेचर चाहिए। इस टेम्परेचर पर एंजाइम वर्क करेंगे, पीएच पर एंजाइम वर्क करेंगे, बट अगर ये होमोस्टेसिस की कंडीशन चेंज होती है तो एंजाइम स्टॉप वर्किंग। अगर एंजाइम काम करना छोड़ देता है तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारी बॉडी की जो सेल है उसकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, ये भी उन्होंने बताया हुआ है कि मैकेनिज्म ऑफ वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन। वेजो डायलेट कब होता है, जब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ब्लड वेसल क्या हो जाता है, खुल जाता है, डायलेट हो जाता है, ल्यूमन उसका बढ़ जाता है, तो हीट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और वेजो कंस्ट्रक्शन क्या हो जाता है, अगर कोल्ड और आप हीट लूज नहीं करना चाहते, जैसे कि आजकल का कोल्ड इन्वायरमेंट है, तो ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। आपने सी से याद रखना है कि जब कोल्ड हो तो ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट। सी फॉर कोल्ड, सी फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कोल्ड में ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट होगी ताकि हीट लॉस ना हो, कम से कम हीट लॉस हो। अच्छा, फिर स्टेजिंग ऑफ होम्योस्टेसिस आपका आसपी का टॉपिक है, एमसीक्यूज इस आना कम होंगे, लेकिन ये क्या है, ये 3 स्टेजेस है। पहले आपने सेंसिंग करनी होती है। मैंने आपको टेम्परेचर की एग्जांपल दी कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो थर्मोरिसेप्टर टेम्परेचर को सेंस करता है। फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कहाँ होती है, एक सेंटर पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन में होती है। मगर मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर है तो उसकी सेंसिंग मेडुला ऑब्लांगेटा में, कैरोटिड बॉडी में होगी, मेडुला ऑब्लांगेटा में। फिर ब्लड, अगर रिस्पायरेटरी रेट है, अगर हार्ट रेट है तो मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर आपका टेम्परेचर है तो उसका सेंसर लगा हुआ है कहाँ पे, उसके जो इंटीग्रेशन सेंटर है, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, इसका तज्जिया करना कि टेम्परेचर कितना है, इसे किसे कम करे, इसे कैसे बढ़ाए, वो ब्रेन का पार्ट हाइपोथैलेमस है। फिर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स हम 2 ऑर्गन से जनरेट करते हैं, या ग्लैंड से और या मसल से। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वीक 4 की जो सिल का जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करेंगे। अगर इसमें आपका क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं और वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।